18 नवंबर 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जूतों का कारोबार करने वाला एक व्यापारी अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं काम से कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा हूँ। लगभग 24 घंटे के बाद यानी कि अगली शाम को वापस लौट कर आऊँगा। तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना, खाना खाना आराम से और दरवाज़ों को ठीक से बंद कर लेना, कोई बाहर का व्यक्ति ना आ जाए। आजकल वैसे भी माहौल कुछ ऐसा ही चल रहा है। इस तरह का संदेश था, एक पति अपनी पत्नी को दे रहा था। उसके बाद वो घर से निकल जाता है, लेकिन वो घर से नहीं जाता, बल्कि घर के ही एक हिस्से में जाकर छिप जाता है और बैठ जाता है। इंतजार कर रहा था कब रात होगी। वो देखने जा रहा था कि आखिरकार कोई उसके पीठ पीछे तो नहीं आता है, ऐसा तो नहीं है उसकी पत्नी किसी से मिलती तो नहीं है। जैसा सोच रहा था ठीक वैसा ही होता है। रात के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, जब लोग सो चुके थे। इसी बीच में उसका मुख्य द्वार था, वो खुल जाता है। घर के अंदर अब 3 सदस्य थे, उसकी पत्नी और 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। बेटा बेटी सो चुके थे और पत्नी उस बाहरी व्यक्ति को लेकर अपने ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाती है। लगभग अभी 5 या 6 मिनट का वक्त ही हुआ था कि वो दोनों आराम से बैठे हुए इत्मीनान से बातचीत कर रहे हैं। तब उसे लगने लगता है कि अब जाना चाहिए। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में जाता है, उसने जो अपनी आंखों से पति ने वो दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर वो इतना हैरानी में पड़ जाता है, सोचने पड़ जाता है। उसने कभी भी इस दृश्य की उम्मीद नहीं की थी। दरअसल उसकी पत्नी है जो कि आपत्तिजनक स्थिति में उस व्यक्ति के साथ है जो भी कुछ देर पहले ही तो घर के अंदर प्रवेश कर चुका है। पति को बेहद गुस्सा आता है और वो अपने पत्नी से कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। किसी ने कहा था कि तुम्हें अपनी पत्नी की पैरवी करनी चाहिए, रैकी करनी चाहिए। बस मैं वही देखना चाह रहा था। उसकी बात बिल्कुल सच निकली आई, तुमने बिल्कुल सच साबित कर दिया। उसने कहा कि दिन निकलने दो, जब दिन निकलेगा तो उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल नंगा करके पूरे इस मोहल्ले में घुमाऊंगा, तुम्हारी परेड कराऊंगा, लोगों को दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारी बेटी किस तरह का कांड करती है। वो व्यापारी अपने गांव, अपने इलाके को छोड़ने के बाद अपने ही ससुराल में रहकर वो बिजनेस व्यापार कर रहा था, पैसे कमा रहा था। वो नहीं जानता था कि यहां पर रहकर उसकी पत्नी किस तरह का गुल खिला रही है। आगे जो होता है, इस घटनाक्रम की किसी ने कल्पना नहीं की थी। इसमें कत्ल होता है, कत्ल के 6 टुकड़े कर दिए जाते हैं एक शरीर के, और उन्हें ऐसे फेंका जाता है ताकि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा ना हो सके। लेकिन पुलिस ने एक छोटे से क्लू की वजह से पूरा घटनाक्रम खोला, और ना केवल घटनाक्रम खोला बल्कि जो चेहरा था, जो उसके पीछे जो शैतानी चेहरे थे, उनको सामने जब लेकर आते हैं तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि समाज में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। जिला संभल से जो मुख्यालय है, वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर चंदोसी है। और चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का एक इलाका है, पतरौआ रोड। पतरौआ रोड पर ही ईदगाह लगता है। ईदगाह के पास में ही कुछ गंदा सा नाला सा है, बड़ा सा एरिया है। वहां पर गंदगी सी पड़ी हुई है, पानी बह रहा है। 15 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। कुछ राहगीर जो निकल रहे थे, उन्हें अजीब सी दुर्गंध स्मेल आ रही थी, और कुत्ते किसी चीज को बार बार खींच के सड़क की तरफ खींच के लेके आ रहे थे। इसी बीच में किसी समझदार, किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन किया, और पुलिस को फोन करने के बाद कहा कि साहब, ऐसा लगता है जैसे कि इंसान का धड़ हो, आप मौके पर आ जाइए। पूरी जगह की लोकेशन बताई जाती है। 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंचती है, और जैसे ही 112 नंबर की टीम मौके पर पहुंचती है, उसके बाद फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन, यानी कि जो कोतवाली प्रभारी होते हैं, एसएचओ अनुज तोमर, उनको सूचना दी जाती है। वो भी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं, और जो सर्किल ऑफिसर मनोज कुमार सिंह होते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। अब चाहे फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, या फिर अन्य कोई टीम, सर्विलांस वगैरह, वो मौके पर पहुंच जाती हैं पड़ताल करने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। वहां जब देखा जाता है तो एक इंसान का धड़ है, जिसका सर गायब है, जिसके दोनों हाथ गायब हैं, दोनों पैर गायब हो चुके हैं। लेकिन वो बाकी हिस्सा कहाँ है, जो डॉग स्क्वाड की मदद से आखिरकार ढूंढने की कोशिश की जाती है। इलाके के हर एक चप्पे चप्पे को खंगाला जाता, देखा जाता है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को एक बैग मिल जाता है। जैसे ही पुलिस को बैग मिलता है, उस बैग के अंदर एक टी शर्ट रखी हुई थी, एक अंडरवियर रखा हुआ था, और साथ ही एक पॉलिथीन रखी हुई थी। और उससे देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि जिस बड़े से बैग के अंदर ये धड़ रखा हुआ था, शायद कुत्तों ने इस धड़ को इस बैग से पूरी तरह से अलग कर दिया है। अब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया, और साथ ही पोस्टमार्टम के लिए उस हिस्से को भेजा, और बाकी हिस्सों को तलाश करना शुरू कर दिया। ये आसपास के थाने हों, आसपास के ज़िले हों, सभी जगह पर एक सूचना सर्कुलेट की जाती है कि एक धड़ मिला है, बाकी हिस्सा नहीं मिला है। कहीं आपके इलाके में कोई गुमशुदगी दर्ज हुई हो तो उसके बाद फिर आके हमसे संपर्क करें। सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है, लोगों को तैयार किया जाता है, साथ ही मुखबिरों को तैयार किया जाता है, और पुलिस वाले बस इस पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिरकार कहीं से कुछ क्लू मिले।
तभी पोस्टमार्टम हाउस से एक फोन पहुंचता है, पुलिस के पास आकर कहते हैं कि आप आइए, और मौके पर आने के बाद आपको देखना चाहिए। जब मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है, एसएचओ अनुज तोमर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं तो वहां दिखाया जाता है कि जो राइट हैंड है उसके इस वाले हिस्से में बाजू पर उस एक टैटू बना हुआ है, और टैटू पर से नाम लिखा हुआ था राहुल, बड़े स्टाइल में नाम लिखा हुआ था। पुलिस को यहीं से एक छोटा सा क्लू मिलता है। अब इस राहुल नाम के व्यक्ति की तलाश के लिए जगह जगह फिर से सूचना सर्कुलेट कर दी जाती है, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिलती तभी पुलिस को कुछ अधिकारी लोग बताते हैं जो अपने ही थाने के होते हैं, कोतवाली क्षेत्र के, कि एक रूबी नाम की महिला है जो कि मोहल्ला चुन्नी चंदोसी की रहने वाली है। 24 नवंबर 2025 को वो गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए आई थी। कह रहे थे कि जो मेरे पति हैं वो अपनी बहन के यहाँ किसी काम से गए लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। अब पुलिस वालों ने ये इंतजार किया, काफ़ी वक्त बीत जाता है, लेकिन तब तक जो धड़ था उसका 72 घंटे के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार रूबी ये पहुंच जाती है, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 को ये धड़ मिलता है और उसकी पत्नी को यानी कि रूबी को पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है। यानी कि रूबी आती है, आने के बाद उससे पूछा जाता है क्या तुम्हारे पति गायब थे? बोले कि हाँ साहब गायब तो थे, देखो हमें कुछ सामान मिला है, फोटो मिले हैं, ऐसा तो नहीं है तुम्हारा पति हो, आप देख लीजिए। उसने देखा और देखने के बाद कहा कि साहब ये मेरा पति नहीं है, और उन्होंने कहा देखो आपके पति का नाम भी राहुल है, इसकी बाजू पर भी राहुल ही लिखा हुआ है, आपको गौर से देखना चाहिए। उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं सर ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति ऐसा है ही नहीं, उसके बाजू पर कोई ऐसा निशान नहीं है। इस तरह की बात थी। इसी बीच में जो अनुज तोमर होते हैं एसएचओ, उन्होंने उस महिला से यानी कि रूबी से कहा कि तुम अपना मोबाइल दिखाओ, तुम्हारा मोबाइल देखना चाहता हूं। अब एसएचओ उसके मोबाइल के जो पन्ने थे, गैलरी में जो फोटो थे, वो लगातार ऐसे स्क्रॉल कर रहे थे। स्क्रॉल करते करते अचानक ही उनकी नजर रुक जाती है, और जब नजर रुकती है तो वो खुद हैरान थे। वो कहते हैं रूबी से कि रूबी तुम शायद झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी एक सेल्फी है और तुम्हें यकीन नहीं होगा जो फोटो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, जो टी शर्ट मुझे मौके पर मिली है वही टी शर्ट तो यहां पहनी हुई है, तुमने सेल्फी भी ली हुई है, तुम्हें अपने पति के कपड़ों की बिल्कुल भी पहचान नहीं है। अब जो रूबी से जब ये बात कही जाती है, उसको सेल्फी दिखाई जाती है, उसको वो फोटो भी दिखाया जाता है और टी शर्ट दिखाई जाती है, तो यकीन नहीं होता। अब उसको भी इस सर्दी के मौसम में पसीने आने लगते हैं। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो बात है। उसे थाने में बिठाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। सवालों के सही जवाब नहीं दे रही थी। इसी बीच में जो उसका नंबर था उसको सर्विलांस पे लगाया जाता है, उसकी सीडीआर मंगाई जाती है, और साथ ही जो उसका पति यानी कि राहुल है उसका भी नंबर मांगा जाता है, क्योंकि उसका नंबर भी मोबाइल था वो बंद था, उसकी भी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब यहाँ से बस अगला खेल शुरू होता है और पता चलता है कि जो ये पत्नी है रूबी जिसका नाम है, वो कई लोगों से बातचीत करती है, घंटों घंटों बहुत बहुत देर बहुत सारी बातें करती है, जब तक उसका मन करता है। पति को शायद इस बात का कहीं इल्म नहीं था, पति तो बिजनेस व्यापार में लगा हुआ है, पत्नी है जो रातों को मौका मिलता है तब बात करती है। ऐसे ही जब सीडीआर निकलवा जाती है तो 4 लड़कों के वो संपर्क में थी, और 4 में से एक लड़का ऐसा होता है जिसने लगभग 1 महीने में 1111 बार उसको कॉल किया था। 1111 बार जो बात होती है उसका नाम गौरव होता है। अब उससे भी पूछताछ की जाती है, और जो बाकी 3 लड़के होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है, उनके भी नंबरों की लोकेशन निकलवाई जाती है, सीडीआर निकलवा जाती है। तो पता चलता है कि जो गौरव है, गौरव और रूबी जहां जहां जाते हैं वहीं वहीं तक उनकी दोनों की लोकेशन पाई जाती है। बाकी 3 जो उसके बॉयफ्रेंड हैं उनसे कोई फिलहाल लेना देना नहीं था, लेकिन पुलिस ने गौरव को जब हिरासत में लिया है, उससे जब पूछताछ करना शुरू किया है, वो भी अनाप शनाप जवाब देना शुरू कर देता है। यानी कि पुलिस को पूरा यकीन हो चला था कि यहीं पर ही कुछ ना कुछ बात है। उनसे पूरी कहानी जानी जाती है। जब पुलिस अपने तरीके से बातचीत करती है तब कहानी सामने आ जाती है। रूबी जिसका जिला संभल है और उसका थाना चंदोसी लगता है और मोहल्ला चुन्नी लगता है, वहाँ की रहने वाली होती है। उसके पति का नाम राहुल होता है जो कि जिला संभल, थाना रजपुरा और कस्बा होता है गवां, वो वहाँ का रहने वाला होता है। करीब 15 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी धूमधाम से, ठीक ठाक तरीके से। 12 साल का एक लड़का हो जाता है अभी फिलहाल, और एक 10 साल की बेटी हो जाती है। जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन सब कुछ करने के लिए, अपना पैसे कमाने के लिए उसने अपना कस्बा गवां यानी कि उसे छोड़ने के बाद सीधा संभल के चंदोसी पहुंच जाता है। वहां जाकर जूतों का कारोबार करना शुरू कर देता है। और इसी बीच में ये पता चलता है कि जो इसकी पत्नी है, उसकी पत्नी बहुत सारे लोगों से बातचीत करती है। जब पत्नी से पूछा जाता है, अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम में बातचीत करती है, खूब सारी बातचीत करती है। पति जब नहीं होता है तो कोई भी घर पे आ जाता है, यानी कि उसे अलग अलग लोगों के साथ रहना, वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को तसल्ली देने के लिए वो अक्सर महंगी महंगी चॉकलेट, महंगी महंगी टॉफियाँ उन बच्चों को दे दी जाती हैं, तो बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। पति काम पर है और बच्चे बाहर अपने खेल रहे हैं और घर के अंदर कोई मर्द अंदर आया हुआ है।
ऐसे ना जाने उससे ये भी जानकारी में पता चलता है कि नहीं पता कि कितने उसके बॉयफ्रेंड रहे होंगे, लेकिन फिलहाल जब ये घटना होती है तब 4 संपर्क में थे। 4 में से एक गौरव नाम का जो था वो उसका बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है। अब इसी तरकीब से 18 नवंबर 2025 की बात है, जब उसका पति कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो पति जाकर कमरे में आराम से छिप जाता है। इसी बीच में जब रात होती है तो वो अपने प्रेमी गौरव से कहती है, गौरव आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ और तुम घर पे आ जाओ। गौरव को ही चांस मिलता है उन 4 बॉयफ्रेंड में से। गौरव रात को आराम से आ जाता है। रात के जैसे 11 बज जाते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हो रहा था, तो इसी बीच में मौका पाते ही वो जो उसका पति अपने कमरे में छिपा हुआ है, तुरंत ही ऊपर वाले कमरे में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है गौरव और उसकी पत्नी रूबी आपत्तिजनक स्थिति में है। बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जब वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसने कहा कि दिन निकलने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम्हारे तो इलाका है, तुम्हारा ही तो मायका है, तुम्हारे ही लोग हैं। जब तुम्हारे लोगों के सामने तुम बिल्कुल नंगी होकर और सड़क पर तुम्हारे में चोटी पड़कर ऐसे घुमाऊंगा, तब देखना तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे माँ बाप की कितनी बदनामी होगी, तुम्हारे भाइयों की कितनी बदनामी होगी। इस तरह की बातें थी। जब ये बात पता चलती है तो उसके बाद फिर वो पत्नी डरने लगती है, घबराने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है, कहती है कि जो गलती हुई इसे माफ़ कर दो। वो लड़का भी, गौरव भी माफ़ी मांगता है, लेकिन पति कहता है कि नहीं, अब तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। इसी बीच में पत्नी को मौका मिलता है और एक हथौड़ा उठा लेती है। वो हथौड़ा जिससे शायद कोई चीज़ ठोकी जाती है, और जो गौरव होता है उसके हाथ में एक लोहे की रोड होती है। वो पूरी ताकत के साथ उसके सर में बारी बारी से मार देते हैं, और जैसे लगता है वो एक रोड में, एक दो हथौड़े में वो ज़मीन पर गिर जाता है। और ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी कुछ देर के बाद ही तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। वो मर तो जाता है, लेकिन अब यहाँ गौरव और रूबी ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब करें तो क्या करें, इसकी लाश को कहाँ ठिकाने लगाएं, कैसे बाहर लेके जाएं। तभी दिमाग में ख्याल आता है कि इंतज़ार करते हैं। अगला दिन निकलता है। दोनों घंटा घर मार्केट पे जाते हैं, वहाँ से प्लास्टिक की कुछ पिन्नी खरीदते हैं, 2 बैग खरीदते हैं। एक बैग 450 रुपये का, एक बैग 700 रुपये का, और जो उसका पेमेंट UPI के माध्यम से कर देते हैं। साथ ही एक ग्राइंडर मशीन लेते हैं, और ग्राइंडर मशीन लेने के बाद सीधा घर पे आते हैं। घर आने के बाद सबसे पहले जो शरीर है उससे गर्दन को, जो ग्राइंडर मशीन चलती है, 1 सेकंड भी नहीं लगता, ठीक से अलग हो जाती है। उसके बाद वो उसके बाजुओं को काट देता है, उसके बाद उसके पैरों को काट देते हैं। काटने के बाद 2 बैग होते हैं, दोनों बैगों में उसको आराम से लपेट के पूरी तरह से पैक किया जाता है। और पैक करने के बाद 2 बैगों को लेकर एक बैग को 800 मीटर दूर फेंकते हैं, जो बाइक पर रखने के बाद। और वो बैग था जिसमें क्या उसका धड़ रखा हुआ था। उसे लग रहा था कि धड़ से किसी की पहचान हो ही नहीं सकती, इसलिए वहाँ से फेंक देते हैं। उसके बाद वो मौका पाते हैं और UP 15 CK 4266 एक गाड़ी किराए पर लेते हैं। 1300 रुपये ड्राइवर मांगता है। वो उनका कहना था कि हमें बबराले जाना है, बबराले यानी कि राजघाट पर गंगा नहा के आएंगे। वो गंगा नहाने के बहाने उस कार में जाते हैं, और जाने के बाद दूसरा बैग उस कार के अंदर रख लेते हैं, जिसमें पैर रखे हुए थे, जिसमें सर रखा हुआ था, जिसमें हाथ के हिस्से रखे हुए थे। उसके बाद वहाँ जाते हैं, मौका पाते उस बैग को गंगा में बहा देते हैं। अब उस पुलिस को जैसे ही बात का पता चलता है तो पुलिस ने गंगा में उस इलाके को, उस हिस्से को ढूंढने की तमाम कोशिश की, लेकिन वो बाकी हिस्से मिल नहीं पाते हैं। और फिर पुलिस इस घटनाक्रम का 22 दिसंबर 2025 को खुलासा कर देती है। 6 हिस्से किए थे उसने अपने पति का अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और 4 बॉयफ्रेंड में से एक बॉयफ्रेंड का जो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था उसको बुलाया था उस रात। वो नहीं जानती थी कि उसका पति है, आज रात को बैठ के आराम से देख रहा है, छुप रहा है और उसको पकड़ लेगा, लेकिन उसके पोल खुलने का डर था और वो कत्ल कर बैठती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर, और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। फिलहाल वो दोनों जेल में हैं, लेकिन उसके जो बेटी है और उसका जो बेटा है उनकी परवरिश कैसे होगी, ये भी एक सवाल है। क्या मायके वाले पालेंगे या फिर ये राहुल के परिवार वाले उसको पालेंगे, ये पुलिस अभी इसमें सोच रही है। लेकिन जैसी घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो औरत कितनी जालिम थी कि आखिरकार उसने अपने पति को मौत तो दी, लेकिन मौत के बाद में जो उसने किया वो बहुत भयानक होता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से रूबी के पिछले कई सालों से बताए जाते हैं कि उसे खुद भी गिनती याद नहीं कि उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं। पुलिस वैसे कोशिश कर रही है कि इसकी CDR निकलवाई जाए और ये देखा जाए कि कितने लोगों के संपर्क में थी। हालांकि वो क्या करेगी क्या नहीं, लेकिन कातिल तो खैर पकड़े ही गए हैं। लेकिन जिस तरह की उसकी महिला की आदतें थीं वो चर्चा का विषय बन गई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह के मुंह मारते हुए नहीं घूमना चाहिए। शायद बाकी की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी, और जो बच्चे हैं वो बदन की दर दर की ठोकरें खाएंगे। उनको शायद कभी माँ और बाप का प्यार उस हिसाब से मिल नहीं पाएगा। दोस्तों, जाते जाते नवसवी हैं
नवसवी राय और जेसिका जो कि दिल्ली की हैं, निधि हैं, अभय वर्मा हैं, मोहम्मद हैं, आज इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सचिन, रीना सिंह, नफीस रमजानी, सागर कुमार, योगेश वर्मा, प्रशांत कुमार, रेखा रावत, असलम खान, मनीष कुशवाहा, हसन खान, मिलन सिंह कुशवाहा, नीतू शर्मा, जहान सिंह यादव, इंतजार कुरैशी, अफसर कमाल, सत्येंद्र सैनी, ज्योति सैनी, केदार यादव, अंकुश पाल, अनुभव पाल, हामिद अली सिद्दीकी, अमर सिंह राठौर, अमिताभ श्रीवास्तव गोरखपुर से, मनीराम सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।